वंश का उदय पढ़ने जा रहे हैं। एक एक बात को ध्यान से सुने, इधर ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतिहास के सीक्वेंस में आपको मोटी मोटी अवधारणा समझाऊं। सबसे पहले मैंने आपको पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल अर्थात पाषाण काल का ज्ञान दिया था। उसके बाद बच्चों पाषाण काल के बाद बहुत लंबे समय तक एक साल कुछ वर्षों के लिए 1000-2000 साल तक काल स्थगित हो गया था। उसके बाद तुम्हें इतिहास की 6th क्लास के इतिहास की किताब में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। दूसरा सीक्वेंस अपने न्यूरल पाथ पे बैठाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझाया था। तो ये सीक्वेंस मैं इसलिए बार-बार बता रहा हूँ, तुम्हारा फरवरी में प्री बोर्ड होने जा रहा है, फिर मार्च में पूरा बोर्ड होगा, इसलिए सब स्टोरी आप रिलेट करते जाओ, समझते जाओ, बोलो नहीं। इसमें सबसे ज्यादा जो बात हुई थी वो गृह निर्माण, शहरों का निर्माण, सबसे ज्यादा शहरीकरण, पहली बार शहरीकरण यही हुआ। पहली बार इतना सुव्यवस्थित शहर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था आपने, हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, तो एक व्यवस्थित शहर थे वो। उसके बाद मैंने प्यारे बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया था वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल पढ़ाया था। पाषाण काल पहला चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा चैप्टर, वैदिक काल तीसरा चैप्टर। मैंने समझाया था छोटे से जन हुआ करते थे, जनपद बने, महाजनपद बने, 16 महाजनपद हो गए। उसके बाद एक बड़ा महाजनपद हुआ मगध। उस महाजनपद पर एक राजा ने शासन किया। सबसे पहले एक राजा ने शासन किया, उस राजा का नाम था, उस राजा में जोड़ में समझते हैं, जोड़ में मैं कर दूंगा वो नंबर लिखना है। मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया। इसमें किसका नाम आया था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, कलिंग युद्ध का, चाणक्य का, तो सब याद रखिए। अब इस चैप्टर के बाद हमारा चैप्टर आता है गुप्त वंश का उदय आता है। अब गुप्त वंश एक ऐसा वंश है बेटा जो स्वर्ण काल कहा जाता है, या पहली बार मंदिर निर्माण की कला यहाँ पर शुरू हुई थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बार बेटा मंदिर निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, तो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा मिला है, यही से बढ़ावा मिला है। हिंदू काल में उद्योग, गुप्त काल में उद्योग, व्यापार, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उद्योग, व्यापार, साहित्य, कला एवं धर्म एवं संस्कृति, ये आपको समझने से थोड़े हार्ड है, लेकिन जो गुप्त वंश है मैं तुम्हें समझाऊं। पहली बार यहाँ पर व्यवस्थित रूप से उद्योग लगाए जाने लगे, कुटीर उद्योग, व्यापार होने लगा, और सबसे ज्यादा जो इस काल में हुआ कला तथा संस्कृति। संस्कृति को बढ़ावा मिला, इसलिए इसे स्वर्णिम काल कहते हैं। ये पॉइंट ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। इस समय हमारा भारत एक प्रकार से सोने की चिड़िया इस समय था, ये ध्यान में रखना। तो इस काल को पूर्ण रूप से जानोगे, कला एवं संस्कृति का काल जानोगे। ये बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों के फोटो आप देखते हो, कालिदास, आर्यभट्ट, ये उसी
विद्वान थे ज्यादातर। नागार्जुन ये उस समय के व्यक्ति थे। अब देखिए इसमें आया गुप्त साम्राज्य का विस्तार, गुप्त काल के शासक कौन कौन थे। मेरे प्यारे बच्चों, गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त काल के संस्थापक कौन हुए? श्री गुप्त। इनका शासनकाल 240 ईस्वी तक चला, 240 से लेकर 280 तक चला। अभी हम मौर्य साम्राज्य में जब मैं कलिंग युद्ध के बारे में बता रहा था तो वहां ईसा पूर्व चला रहा था ना, मैं ईसा पूर्व बता रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट किया गया। तो ये 240 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 280 तक ये श्री गुप्त जो थे ये रहे। के बाद श्री घटोत्कच पढ़ते हैं 280 तक रहे और 280 से लेके शुरू करके 316 तक इन्होंने शासन किया। तो इस संस्थापक कौन हुए? श्री गुप्त। जबकि ध्यान दो इधर, राजा थे जो चंद्रगुप्त थे, वो पहले इसके प्रसिद्ध राजा थे। एक चंद्रगुप्त की बात और हो गई है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त की बात और हो गई, लेकिन यहाँ फिर चंद्रगुप्त आ गए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो विक्रमादित्य का नाम सुनते हो? वो विक्रमादित्य इसी काल में आएंगे। चंद्रगुप्त ने प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। अगला, चंद्रगुप्त ने विक्रमी संवत 316 चलाया। चंद्रगुप्त का शासनकाल 316 से 335 तक रहा। देखिए इस पर ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त का शासनकाल 316 से 335 ईस्वी तक रहा। 316 तक किसका रहा था? घटोत्कच का। अब चंद्रगुप्त के बाद उनके जो वंशज रहे वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के बारे में समझो, ये बहुत कला के प्रेमी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। काट माता स्रोत में महान सम्राट समुद्रगुप्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनके बारे में तुम्हें कम से कम क्या याद करने को बताऊंगा कि बहुत कला प्रेमी थी और इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब इनका बेटा एक एक चीजों का क्रम आपको याद रखना है कि इतिहास हमारा कैसे कैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तुम 6 वाली बातें डायरेक्ट 12th में पढ़ोगे 6 साल बाद, और प्राचीन इतिहास उसे तुम्हें 12th में आगे पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में वहां विस्तार से पढ़ोगे। अभी यहाँ पर एक बुनियाद बैठा है। समुद्रगुप्त ने अपने पिता के समान ही महान एवं लोकप्रिय शासक था। तो समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम नाम था उनका। इनके पिताजी का जो पहले वाले चंद्रगुप्त थे उनका नाम केवल चंद्रगुप्त था। वो कौन से काल में थे? मौर्य काल। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखवाया गया है। तो प्रयागराज इलाहाबाद जो है, यहाँ पर एक प्रशस्ति मिली है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब एक होता है, शिलालेख होता है, और शिलालेख पे कुछ उत्प्रेरक होता है राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में, व्यापारियों के बारे में, जो भी उत्प्रेरित करवाता है।
पत्थर होता है जिसमें राजा महाराजाओं के वीर गाथाओं के बारे में लिखा जाता है। तो इनकी प्रशस्ति कहाँ से मिली? इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से इनकी प्रशस्ति मिली। प्रयागराज ये समुद्र में समुद्र के विजय अभियान एवं प्रशासनिक कुशलता का वर्णन किया है समुद्र 375 राजनीति समाज। तो इनकी प्रशासनिक कुशलता का वर्णन किया गया है। अभी मैं जब सीरीज में पढ़ा रहा था तो प्रशासन प्रशासन प्रशासन, ये वैसा ही प्रशासन है पुराना वाला, पहले भी प्रशासन चलता था। प्रशासन का मतलब होता है अच्छी तरह से कोई भी चीज चलाना प्रशासन कहलाता है। तो अपने प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते थे। इन बातों को लिखोगे, सोनेट को नंबर दिए जाएंगे। उल्टा सीधा चीजें लिखोगे, कहानी बनाओगे जो समझ में तुम्हें भी नहीं आई, हमें भी नहीं आई, नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक चीज को ध्यान से सुन ले अभी, और मैं एक चीज रिटन में रिकॉर्ड करूंगा। अब समुद्र काल के ऐसे राजा हुए जो कभी पराजित नहीं हुए। इनके बारे में सुनिए, ये महत्वपूर्ण है, कभी भी पराजित नहीं होने वाले राजा समुद्रगुप्त। भारत विजय के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ का मतलब है घोड़ा छोड़ा जाता है, एक अश्व छोड़ा जाता है।